बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं अली एग्री इन्फो यूट्यूब चैनल। देखिए, रेत वाली ज़मीन, सैंडी सॉइल, हल्की मैरा, खा ये आपाश है और खा ये बरानी। इसमें गंदम की अच्छी पैदावार लेने के लिए हमें किन हदायत पर अमल करना होगा और फर्टिलाइज़र किस तरीके से इस्तेमाल करना होगा। हम खादें डालना जानते हैं, हमको पता है डीएपी भी डलनी है, यूरिया भी डलनी है और अमाइनो एसिड भी स्प्रे करने हैं। ये चीज़ें हम बखूबी जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि पौधे की परफेक्ट और नेचुरल शेप क्या होगी। हम ये नहीं जानते कि जिस रकबे पे हम गंदम काश्त कर रहे हैं, इस रकबे की खसलतें क्या हैं। हम गैर मुनासिब और बेतहाशा खादों का इस्तेमाल करके अपने पौधे की नेचुरल शेप को डिस्टर्ब कर लेते हैं। कभी हम उसको ज़्यादा लंबा कर देते हैं, कभी हम उसको ज़्यादा कच्चा कर देते हैं, और बाज़ टाइम तो पौधा भी परेशान हो जाता है कि ये बंदे मेरे साथ कर क्या रहे हैं। तो इस तरह की सूरत हाल में एक अच्छी पैदावार आप कैसे ले सकते हैं। पहले तो मैं पौधे की शेप आपको बता दूं, तो मुड्ढों से मोटा और मदरे कद का होता है, यानी कि वो चौड़ाई में ज़्यादा और लंबाई में मैक्सिमम होता है और कलर में बेहतर होता है। तो जाहिर बात है ऐसे पौधे की जड़ें भी लंबी होंगी। तो ये एक नेचुरल शेप है, क्योंकि ये एक निग्गर पौधा है, ठोस पौधा है, और इसी तरह के पौधे अच्छी पैदावार के ज़ामन होते हैं। सैंडी सॉइल के हवाले से, यानी रेत वाली ज़मीन के हवाले से आज की बात हो रही है। तो इस ज़मीन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें उगाव बड़ा आता है। 100% कह लें, 98% कह लें, इसमें जर्मिनेशन होती है। ये सबसे अच्छी सिफ्त है इस ज़मीन की। दूसरी बड़ी सिफ्त इस ज़मीन की यह है कि ये परफॉर्म बड़ा अच्छा करवाती है, फसल को ग्रोथ बड़ा अच्छा करवाती है, बशर्ते कि मैक्सिमम या गाय बगाए बारिशें होती रहें या हम नमी को बरकरार रखने में कामयाब हो सकें। लेकिन इस ज़मीन की एक बुराई है, और वो बुराई ये है कि जब फसल आखिरी मरहले में जाती है तो दाना पिचक जाता है, दाना पतला पड़ जाता है। आम फार्मर्स ये कहते हैं हवा फिर गई। एक्चुअल होता यह है कि यहां पे पानी की कमी और न्यूट्रिशन की कमी फसल के साथ ये हाल करती है। आपको समझना चाहिए, सैंडी सॉइल लॉन्ग टाइम हमारे फसल को न्यूट्रिशन नहीं दे पाती है अगर हम गाय बगाए इसका वत्तर कायम रखने में कामयाब नहीं रहते। कोई भी ज़मीन हो अपने पौधे को उसी सूरत में न्यूट्रिशन देगा जब उसमें नमी होगी। आपको पता है सैंडी सॉइल ज़्यादा देर नमी बरकरार नहीं रख पाती है, जल्दी खुश्क हो जाती है। जल्दी खुश्क हो जाने की वजह से लॉन्ग टाइम न्यूट्रिशन मुहैया नहीं कर पाती ये ज़मीन अपने पौधों को। और हमारी आदत भी है, हम ऐसी ज़मीनों में शुरू में खादों का त्वाड़ चढ़ा देते हैं, लेकिन आखिर में जाके इस ज़मीन को कुछ नहीं देते। इवन के पानी भी इस डर से नहीं लगाते कि फसल गिर जाएगी। तो देखें, एक तो पानी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर तो आप 3 पानी लगाते हैं या 4 पानी लगाते हैं तो अच्छी बात है। ज़रूरत पड़ने पर आपको 6 भी लगाने चाहिए, आपको 8 भी लगाने चाहिए। वही सूरत में फर्ज करें बारिशें हाथ खींच जाती हैं तो आपको पानी बढ़ाने पड़ेंगे। अगर बारिशें मैक्सिमम होती हैं तो इस हिसाब से आपको पानी एडजस्ट करने पड़ेंगे। गर्ज ये है कि आखिर तक इस ज़मीन में मॉइस्चराइज को, यानी नमी को बरकरार रखना ज़रूरी होता है। उसके कई फ़ायदे हैं। अगर आप नमी को बरकरार रख पाते हैं तो आपको नाइट्रोजन कम से कम यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इस सूरत हाल में भी अगर आप यूरिया ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फसल एक्स्ट्रा ग्रोथ करेगी। एक्स्ट्रा ग्रोथ के नुकसान होंगे, तूड़ी आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगी लेकिन फल बहुत कम होगा। इस तरह के पौधे गिर जाते हैं, इस तरह के पौधे लाइट वेट हो जाते हैं, वो फल के हिसाब से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। और दूसरी, फर्टिलाइज़र प्लान हमें इस तरीके से तरतीब देना पड़ेगा, शुरू से लेकर आखिर तक एक जैसा हमने फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पे हम क्या करते हैं, हम शुरू में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देते हैं, आखिर में नहीं देते। ये अनबैलेंस फर्टिलाइज़र हो जाता है। आप शुरू में भी फर्टिलाइज़र दें,
दरमियान में भी फर्टिलाइज़र दें और आखिर में भी फर्टिलाइज़र दें, एक जैसा दें, क्योंकि आपको पता है रेत वाली ज़मीन लॉन्ग टाइम फर्टिलाइज़र अवेलेबल नहीं करती अपने पौधों को, तो इसलिए आपको ये मामला सेपरेट करने पड़ेंगे। एक तो फर्टिलाइज़र को बैलेंस करना ज़रूरी होता है, एक एरीगेशन यानी पानी को बैलेंस करना ज़रूरी होता है। ये शर्त होती है अच्छी पैदावार के लिए। इसके अलावा आखिर में जो पानी लगता है, जिसको हम आखिरी पानी कहते हैं, वहाँ पे बड़े मामलात होते हैं। अगर हम पानी ना लगाएं तो दाना बारीक पड़ जाता है, अगर हम पानी लगा दें तो फसल गिर जाती है। आपको पता है कि सैंडी सॉइल की खसलत है, जब इसको पानी लगे तो ये रेजा रेजा हो जाती है, मतलब इसमें रेत के ज़रात ज़्यादा होते हैं तो ये बिखर जाते हैं। इसमें चिपक बहुत कम होती है, पौधे को पकड़ नहीं सकती, पानी लगते ही पौधे की जड़ों को छोड़ देती है। कभी कभी ऐसी सूरत हाल होती है कि हम एक क्यारे में पानी लगा के जब दूसरे क्यारे में पानी छोड़ते हैं तो पिछले वाला जो क्यारा वो गिर जाता है, जगह जगह पैचेस की शक्ल में हमारी फसल गिरना शुरू हो जाती है। यहां पे बेहतरीन फैसला यह है कि फसल गिरती है तो गिर जाए, लेकिन आप पानी जरूर लगाएंगे। कोशिश करें इसको एडजस्ट करें, बहुत ज्यादा पानी ना लगाएं। फर्स्ट कर लें आपने एक क्यारा भर दिया पानी से, जगह जगह से अगले क्यारे में कट लगा दें ताकि ये पानी अब अगले क्यारे में चला जाए, ज्यादा देर यहाँ पे ना रहे। तो थोड़ा पानी लगा लें, लेकिन पानी जरूर लगाना है। इससे पैदावार में फर्क आता है। मैं बड़े वसूख से ये बात कहता हूँ और अपने ज़ाती एक्सपेरिमेंट की बात करता हूँ कि गुज़िश्ता साल ये मामला मेरे साथ थे, क्योंकि मेरी ज़्यादा ज़मीन सैंडी सॉइल पे है। तो आखिर का जब मैं पानी लगा रहा था तो मेरी फसल साथ साथ गिर रही थी और मुझे फैसला लेना मुश्किल हो रहा था कि ये क्या किया जाए, लेकिन मैंने इसी पे डिपेंड किया कि पानी लगना ज़रूरी है। चले एक्सपेरिमेंट के तौर पे 4 कनाल को मैंने पानी नहीं लगाया। एक ही हफ्ते में ये फ़र्क देखने को मिल गया। जहाँ पे पानी नहीं लगा वो एक ही हफ्ते में पकाई की तरफ आना शुरू हो गई, कलर बदल गई, और जिसको पानी लगा था वो हरी हालत में थी। और कटाई के बाद ये चीज़ भी देखने में आई कि जिसको पानी नहीं लगा था उसकी निस्बत जिसको पानी लग गया है उसका दाना वजनी भी था और मोटा भी था। तो फ़र्क आता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आखिरी पानी यकीनी बनाना होगा और आखिरी फर्टिलाइज़र की खुराक यकीनी बनानी होगी इन रकबा जात में, अगर अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं। एक और भी चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, जब आप जड़ी बूटी के लिए स्प्रे करते हैं, याद रखें भारी ज़मीनों में दवाई की क्वांटिटी पूरी होती है और लाइट ज़मीनों में यानी रेत वाली ज़मीनों में दवाई की क्वांटिटी कम होती है। हम उसी रेशो से दवाई की स्प्रे करते हैं जड़ी बूटी के लिए, जबकि रेत वाली ज़मीनों में यह स्ट्रेस दे जाती है, फसलें बैठती हैं एक दफ़ा। इसलिए हमें जो दवाई है 1 एकड़ की दवाई को अगर हम 1.25 एकड़ के ऊपर भी ले जाएं तो ये अच्छा काम कर जाती है। इस चीज़ का भी आपने ख्याल करना है। दूसरी चीज़ ये है कि फर्टिलाइज़र प्लान अपनी जगह चल रहे होते हैं। इस तरह के रकबों पर अगर आप फर्स्ट एरीगेशन के बाद और गोब की हालत तक 2 फर्टिलाइज़र के फोलियर प्लान तगड़े किस्म के कर देते हैं तो इसका बेनिफिट होता है। अब बिजाई के टाइम आप 1 से 1.5 बोरी DAP डालें, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस तरह के रकबों में DAP ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। आप फास्फोरस के किसी और सोर्स की तरफ ना जाएं, DAP ही डालें, वो अच्छा काम करेगी। 1 बैग डाल लें, फुर्सत है तो 1.5 डाल लें। लेकिन अगर आपकी ज़मीन बारानी है तो आपको 1.5 ही डालना पड़ेगा, वहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा रखनी होगी, क्योंकि वहाँ पे खादें बार बार नहीं डाली जाएंगी, वो एक ही दफ़ा डाली जाती हैं, उसके बाद फोलियर प्लान होते हैं। इसलिए आप बारानी ज़मीनों में 1.5 बैग DAP डाल लें और आपाश रकबा जात में आप 1 बैग DAP डाल लें। इसके साथ आप नामियाती मादा लाजमी इस्तेमाल करें। देखें इन रकबों को ज़रूरत है, आप इनको गोबर डाल रहे हैं, आप इनको मुर्गी खाने की रूढ़ियाँ डाल रहे हैं या इसमें जंतर की काश्त करते हैं, देखें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है आपके इस तरह के रकबा जात को। तो इसमें आप मैन्यूरिंग करें, किसी भी किस्म की आपको पोल्ट्री मैन्यूर मिलता है, फार्मयार्ड मैन्यूर मिलता है, कर डालें। अगर नहीं मिलता है तो आप वर्मी कंपोस्ट की तरफ आएँ, वो भी ठीक है, 10 बैग फी एकड़ डाल लें।
या सबसे सस्ता सोर्स मैंने पिछली वीडियो में बताया, आप नामियाती मादा 25% वाला ब्रेकर के नाम से, ये हम यूज करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। 2 बैग फी एकड़ के हिसाब से डालें, लेकिन याद रखें डालें जरूर, इसके बहुत अच्छे इफेक्ट आते हैं। मैंने अभी अर्ज किया है कि मेरा ज्यादा रकबा सैंडी सॉइल पे है, तो हम यूज करते हैं, इससे अच्छा रिजल्ट लेते हैं। तो आप ब्रेकर डालें 2 बैग फी एकड़ के हिसाब से और डीएपी डालें 1 बैग फी एकड़ के हिसाब से। अब चलते हैं हम पहले पानी पे। अब पहले पानी पे क्या करना है, नाइट्रोफास सीधा सीधा डालें 1 बैग, इसके साथ में माइक्रो न्यूट्रंस डालें, जिस तरह के मैं अक्सर रिकमेंड करता हूं सुल्तान 5 किलो फी एकड़ के हिसाब से। अब ये सुल्तान क्या है, ये ट्रेस एलिमेंट है, चिलेट हालत में है, सेकेंडरी और प्राइमरी एलिमेंट टोटल इसमें पाए जाते हैं, और ये कॉमन डोज है, और ये रीजनेबल प्राइस में होता है। तो ये आप नाइट्रोफास के साथ 5 किलो का बैग डालें और पानी लगाएं। और दूसरी चीज ये है कि यहां पे आप बायो फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर की एक खास बात मैं आपको बता देता हूं, ये कोई भी हो, इसको अच्छा काम करवाने के लिए मॉइस्चराइज जरूरी होता है और नामियाती मादा जरूरी होता है। देखें, रेत वाली जमीनों में हम वेजिटेबल का काम करते हैं तो फिर हम ये लाजमी डालते हैं। उसकी वजह कि भाई वेजिटेबल में बार बार पानी लगते हैं, हर वक्त नमी रखते हैं, तो इस तरह के माहौल में ये बहुत अच्छा काम करते हैं। और दूसरी बात, यही वेजिटेबल जब हम फारग करते हैं तो इन्हीं पौधों को जमीन में ही कल्टीवेट कर देते हैं, तो इसमें हरे पौधे कुतरे जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें नामियाती मादे का इजाफा होता रहता है। तो इस तरह का माहौल इन बैक्टीरियाज के लिए बड़ा अच्छा होता है, तो हम ये भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप गंदम में कर सकते हैं, उससे फायदा ये होगा कि आपकी फसल की जड़ें लंबी होंगी, और लंबी जड़ें ही आखिर जमीन में ही रह जाएंगी, तो ये दुनिया का बेहतरीन नामियाती मादा होता है। तो इसकी शर्त यह है कि आपको पानी ज्यादा लगाने होंगे। अगर बारिशें हो रही हैं तो एडजस्ट करें, नहीं हो रही हैं तो आपको 6 पानी भी लगाने पड़ सकते हैं। तीसरे पानी पे अगर हम आए कि आप यहां भी नाइट्रोफास आधा बैग यूज करें, और आधा बैग नाइट्रोफास आखिरी यानी कि गोब के पानी पे ले जाएं, और यहां भी यानी तीसरे पानी पे ये मैक्सिमम कोई 50 दिन के राउंड अबाउट या 55 दिन के राउंड अबाउट लगता है तीसरा पानी। यानी कि पहला पानी 23-24 दिन के बाद, दूसरा पानी 1 माह के बाद तकरीबन लगता है। अगर सैंडी सॉइल है तो वो जल्दी भी लगेगा, लेकिन आप महीने के हिसाब से अपना फर्टिलाइजर प्लान रखें। तो वहां पे आप नाइट्रो पोटाश इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बड़ा कम का होगा यहाँ पे। ये 5 से 8 किलो फी एकड़ इस्तेमाल करें। और इसके अलावा आखिरी पानी पे, आखिरी पानी से मतलब गोब वाले पानी पे आप आधा बैग नाइट्रोफास इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां भी आप नाइट्रो पोटाश 5 से 8 किलो इस्तेमाल करें। लेकिन इस चीज का जहन में रख लें कि आपकी फसल का झांब कैसा है, आपकी फसल का साइज, रंग कैसा है। अगर ज्यादा अच्छा रंग है तो आप 0050 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सल्फर वाला पोटाश। फिर नाइट्रो पोटाश जरूरी भी नहीं होता, लेकिन अगर करना चाहें तो ठीक है, ये काम दे जाएगा यहां पे। लेकिन एक चीज ध्यान में रखें, ये काम हरगिज ना करें कि बारिशें भी हो रही हैं और आप यूरिया के ऊपर हाथ खुला रख के बैठे हैं, बेताजा यूरिया डाल रहे हैं। यकीन करें, आपकी फसल को रस्ट नहीं मार देना है, छोड़ना ही नहीं है। और उसके अलावा आपकी फसल का जंब इतना बड़ा हो जाएगा कि इसे आप खड़ा नहीं रख सकते, ये गिरेगा। और इस तरह की फसल में तूड़ी ही होती है, फल बहुत कम होता है। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अगर, या इन हदायत को देखते हुए अगर सैंडी सॉइल पे आप गंदम की पैदावार लेना चाह रहे हैं, तो ये बेहतरीन तरीके हैं जो मैंने आपको बताए हैं। आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।